हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हजेला साइंस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे हैं प्रीलिम्स का एनालिसिस और इकोनॉमिक्स में टोटल 17 क्वेश्चन आए थे। लास्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का एनालिसिस हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनालिसिस कर दिया यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये जो स्कीम है, जो मिशन है, ये बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली मेंशन था और पिछले 2-3 महीने के अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें लगातार इस मिशन के बारे में बोला गया है। एक टिप दे देता हूं, जो भी मिशंस वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, इनका जो जनरली ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो क्वेश्चंस के अंदर सही होता है। चलिए पढ़ते हैं। इसको मैं तोड़ूं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये वर्ड गोकुल पे ध्यान दीजिए। गोकुल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है। ये जो मिशन है आपका, एनिमल्स जैसे कौन से हो गए हमारे पालतू जानवर, मेनली मैं बात करूं तो ऐसे जानवर जो हमको दूध देते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कैटल्स की। किनकी बात कर रहा है? कैटल्स की। कैटल्स कौन सी कैटल? जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पार्ट है, उसके लिए मिशन था। इसके अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है? इट वॉज इनिशिएट टू प्रमोट द इंडिजिनस, जो स्वदेशी कैटल्स है। ठीक है, जो स्वदेशी वेराइटी ऑफ कैटल्स है, जैसे राठी का नाम सुना होगा, मुर्रा का नाम सुना होगा आपने, उनकी बात कर रहा है। कैटल्स एंड बफेलोज रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। तो हाँ, उनका कंजर्वेटर करना है कैसे? साइंटिफिक मैनर से। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था और ये आप देखेंगे दिसंबर 2024 से ही क्या है, काफी ज्यादा न्यूज में हमारे करंट अफेयर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर हुआ था तो बहुत सारे बच्चों का क्वायरी आ रहा था कि सर जो ऐसे वाले क्वेश्चंस थे जिसमें मैथ्स का यूज हो रहा है वो हम छोड़ के आ गए। मैं बताऊं, ये उस पेपर के 2025 के पेपर में वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस थे। क्यों? रीजन क्यों था? क्योंकि इसने आपको नंबर दिखा के क्या करा है? डराया है। यूपीएससी ने क्या करा है? नंबर दिखा दिखा के आपको डराया है। इन नंबर से डरना नहीं था आपको, बस क्वेश्चन पढ़ते तो आपको उसका आंसर मिल जाता। ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? जो हमारा राष्ट्रकोषीय घाटा होता है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जनरली उसके रिगार्डिंग है। हमने डेफिसिट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, जिसमें हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट। तो उसके रिगार्डिंग इसने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसने अपने को कुछ डाटा दिया है, जिसमें क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है मेरा? 80,000। फिर रेवेन्यू रिसिट, मतलब कमाई इतनी है, खर्चा इतना है। तो देखो 80,000 मेरी कमाई है, 60,000 मेरा क्या है? और 80,000 मेरा खर्चा है, 60,000 मेरी क्या है? कमाई है। तो मैं कमा कितना रहा हूं? 60,000, और खर्चा कितना कर रहा हूं? 80,000। तो जाहिर सी बात क्या होगा? घाटा होगा मुझे। ठीक है, तो ये घाटा कितना बता रहा है मेरे को? 10,000 करोड़। कितना बता रहा है? 10,000 करोड़ बता रहा है। साथ ही साथ मैंने क्या करा है? एक इंटरेस्ट, जैसे इस साल मैंने कोई इंटरेस्ट लिया और इस साल मैंने कोई लोन लिया, तो उसका मेरे को ब्याज चुकाना पड़ेगा हर साल। ठीक है, तो मैंने कोई लोन लिया है 10 साल पहले, तो उसका मैं अभी तक ब्याज चुका रहा हूं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लिया हो, IMF से लिया हो, या किसी भी संस्थान से लिया हो, तो उसका मैं लोन रीपेमेंट करूंगा। तो ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं? 6,000 कर रहा हूं। और उसके बाद ये मेरे से 3-4 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब मेरा राजस्व घाटा। तो घाटा क्या होता है? मेरे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब मैं देखो मेरी इनकम कितनी है? 60,000। एक्सपेंडिचर कितना है मेरा? 80,000। तो कितना आ गया टोटल? 80 में से 60 गया कितना? 20 के। इतना मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो ये स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई? सेकंड सही हो गई। फिस्कल डेफिसिट, जिसको मैं कहता हूं राष्ट्रकोषीय घाटा, वो हमने को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शो द बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़। गवर्नमेंट ने इतनी क्या करी है? हमारी बोरोइंग्स की है। तो फिस्कल डेफिसिट मेरा कितना है? 10,000 करोड़। स्टेटमेंट 2 भी सही है। तीसरा क्या कहता है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात कौन करते हैं सबसे पहले? तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि अब फिस्कल जो डेफिसिट है, हमको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखा पाता देश की। जो राष्ट्रीय घाटा है वो हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या है। तो उन्होंने बोला कि फिस्कल डेफिसिट की जगह क्या यूज करो? प्राइमरी डेफिसिट। क्या यूज करो? प्राइमरी डेफिसिट। तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट जो एक्चुअल आपका आया है, उसमें से आप जो लोन
हमने पिछले कुछ सालों में लिया है उसका इंटरेस्ट जो है उसको माइनस कर दो। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? बोला यार मेरी सरकार अब आई है, पिछली सरकार ने करोड़ों के 1000 करोड़ के घोटाले वो कर दिए हैं, लोन ले रखा है, तो उसका मेरे फाइनेंशियल ईयर पे क्यों इम्पैक्ट पड़े? मतलब कि मानो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, उससे पहले मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले लिया, तो मोदी जी बोलेंगे यार मैं अब से देखो ना, जब से हमारी गवर्नमेंट आई 2014 से, तब से देखो हमने कितना घाटा किया है, जो पुरानी गवर्नमेंट ने जितना घाटा किया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट हम में क्यों जोड़ रहे हो? तो वही चीज होती है हमारी क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर क्या होगा मेरा, फिस्कल डेफिसिट जो कितना है मेरा 10,000 करोड़, माइनस इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6,000 करोड़, बच कितना गया 10 माइनस 6,000 4,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा ये राइट है, ये राइट है और ये राइट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 2 और 3। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूरा किसके रिगार्डिंग था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स की रिगार्डिंग था, डिफरेंट टाइप के घाटे के रिगार्डिंग था। चलिए आगे चलते हैं। जो सेम कंसेप्ट था प्राइमरी डेफिसिट का, उसी पे इसने सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया। तो जिस बच्चे को वो क्वेश्चन नहीं आया उस बच्चे को ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम कंसेप्ट पे ही हैं। ठीक है, फिर इसने डाटा दिखा के आदमी को परेशान किया। इसने कहा कि एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट, राष्ट्र की घाटा है 50,000 करोड़। दूसरा इसने कहा कि उसका जो कैपिटल रिसिप्ट है, जो उसकी कैपिटल पूंजी है वो कितनी है 10,000 करोड़, है ना। और तीसरा वो लास्ट क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने लोन पे, जो ब्याज दे रहा है वो कितना है 1500 करोड़ है और 1500 करोड़ है। अब जो इसने सेकंड टर्म दिया ना, इसका कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्या पूछ रहा है प्राइमरी डेफिसिट। क्या पूछ रहा है आपसे, प्राइमरी डेफिसिट। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है मेरा, अगर आप इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा अपना फिस्कल डेफिसिट कितना है 50,000। इसको अगर आप लेस करते हैं 50,000 माइनस 1,500 तो कितना आएगा 48,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो जिसको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे वो बजट डेफिसिट हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो, उसके बारे में पता है तो ये क्वेश्चन को इजीली वो अटेम्प्ट कर सकता है। ये भी जो क्वेश्चन है हमारे क्लास नोट से आया है। ठीक है, हम लोग हमेशा बताते रहते हैं 14 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हर 5 साल में बनाई जाती है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी 15 फाइनेंस कमीशन काम कर रही है 2021 से 2025 तक, 2026 से हमारे पास कौन सी होगी 16 फाइनेंस कमीशन होगी। तो 15 फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग उसने 4 स्टेटमेंट दे रखी है। इसमें बच्चों को उसने डाटा से डराया है, जैसे बोलता है इट हैज रिकमेंडेड कि इतने करोड़ आपको देना है 2025 से। क्या बताता है ये फाइनेंस कमीशन, ये बताता है कि सेंट्रल को स्टेट को इतना पैसा देना है क्योंकि स्टेट की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हो सकता है पहला स्टेटमेंट आपको पता हो या नहीं पता हो। दूसरा स्टेटमेंट इसके अंदर क्या बोलता है 45% क्या करना है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, टैक्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसका 45% उसको क्या करना है स्टेट्स के साथ, राज्यों के साथ शेयर करना है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता हूं कि जो 14 फाइनेंस कमीशन है वो बोलता है 42% आपको टैक्स का, अगर आप 100 रुपए टैक्स में से कमा रहे हैं तो 42 रुपए आपको स्टेट्स को देने होंगे। और 15 फाइनेंस उसको कम करके 42 को कम करके क्या करता है 41 कर देता है। ठीक है, तो 41% आपको क्या है, जो 100 रुपए आप कमा रहे हैं वो 41 रुपए आपको किसको देने पड़ेंगे, स्टेट्स को देने पड़ेंगे। साथ ही साथ 1% और जो होता है वो किसको देने की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को। तो आपने देखा स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जैसे ही मालूम चला स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हुई तो ये गया, ये गया और ये गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरा सी। ठीक है, स्टेटमेंट 4 पढ़ो कि इट री इंट्रोड्यूस द टैक्स एफर्ट। हाँ, इसमें एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्टेट्स को पैसा दिया जाता है और उसमें एक कैटेगरी लाई गई है जिसका नाम क्या है, जो भी राज्य अच्छा टैक्स कलेक्ट करता है उनको क्या होगा, अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा अलग से एडवांटेज दिया जाएगा। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने ये चीज हटा दी थी, इसने वापस ला दी थी कि इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया टू रिवार्ड द फिस्कल परफॉर्मेंस। जिसने भी अपने राष्ट्रकोषीय घाटे को कम किया है और साथ ही साथ अपने टैक्स के लिए अच्छा काम किया है उसको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको और प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो वो भी सही है। ये बात करी थी किसने, हमारी
15 फाइनेंस कमीशन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1, 3 एंड 4। चलिए, तो आपको डाटा से डरना नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। आप अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो आप इसको इजीली सॉल्व करते। क्यों? क्योंकि आप पता लगाते कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और जैसे ही मालूम चलता कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन क्या होता, सही बैठ जाता। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड बैंक की। और फिर मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड 5 बॉडीज काम करती है। उसमें से एक बॉडी है, क्या नाम है उसका, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या कहती है, लोन देती है। लोन विद किसे, इंटरेस्ट वाले लोन देती है। उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है। वो 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये लोन्स और क्या देती है, इस प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटीज टू लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज। जो भी कंट्रीज जिनकी इनकम क्या है, कम है, उनको लोन प्रोवाइड करती है। अभी बताया मैंने, ठीक है। इधर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या, इट वर्क्स सिंगल हैंडली। आप सोचिए कोई भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडली काम कर सकता है क्या? नहीं, उसको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या लगता होगा, रिक्वायरमेंट लगती होगी। तो सिंगल हैंडली जो वर्ड है इस क्वेश्चन को क्या कर देता है, गलत कर देता। तो 1 सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, ये बनाया क्यों गया था कि देखा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो यूरोपियन देश है उनके अंदर आर्थिक समस्या हो गई थी, तो उनको फंड करने के लिए क्या बनाया गया था, ये IBRD बनाया गया था। आज ये यूरोपियन नेशन के अलावा अफ्रीकन नेशन को भी फंड देता है, एशियन नेशन को भी फंड देता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है मेरी, ये क्या होगा बेटा, राइट हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आपने सेकंड रॉन्ग करा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सी इसका क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे रिगार्डिंग किसके, पेमेंट मेथड्स के रिगार्डिंग। जैसे हम जानते हैं UPI होता है, वैसे RTGS और नेफ्ट होता है। क्या होता है, RTGS और नेफ्ट होता है। जनरली जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करते हैं 5,000 करोड़ 50,000 करोड़, तो किसका हेल्प लेते हैं, RTGS और नेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं 3। इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, व्हाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। RTGS का फुल फॉर्म ही ये होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, रियल टाइम। जिसके नाम में ही रियल टाइम है तो वह इंस्टेंटेनियस ही करेगा, तो सही बात है, इंस्टेंटेनियस करता है, तुरंत करता है। वहीं जो नेफ्ट होता है वो पेमेंट सेटलमेंट करने में कितना टाइम लगाता है, 30 मिनट्स। कितना, 30 मिनट्स। आ रहा है समझ में आपको। फिर सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं। इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज, चाहे RTGS हो चाहे नेफ्ट हो, आपसे किसी भी तरह का क्या चार्ज नहीं लिया जा सका। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरा क्या कहता है कि ऑपरेटिंग आवर्स RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड, चाहे RTGS हो चाहे NEFT हो, दोनों के अंदर आपको 24/7 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनका बैंक से कुछ लेना देना तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप 24/7 अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा A ओनली। आ रहा है समझ में आपको। ये पेमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमने बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्या करा है, अलग अलग तरह के एग्रीमेंट करे हैं। तो उसमें से क्या करा है हमने कि कुछ कंट्रीज के साथ हमने ऐसा एग्रीमेंट करा है कि उन कंट्रीज में भी आप क्या चला सकते हैं, UPI चला सकते हैं, मतलब फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप आप चला सकते हैं। तो किन किन कंट्रियों के साथ हमने ऐसा करा है कि हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, UPI का पेमेंट कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, याद आ रहा है कि अगर मेरे को बुर्ज खलीफा का टिकट लेना है तो मैं किससे लेऊंगा, QR कोड, फोन पे से मैं बुर्ज खलीफा का टिकट बाय कर सकता हूं, मैं गूगल पे से बुर्ज खलीफा का टिकट बाय कर सकता हूं। फ्रांस, पेरिस से मुझे आईफिल टावर घूमना है और आईफिल टावर का टिकट लेना है तो मैं UPI कर सकता हूं। हमने क्लास में डिस्कस किया था ये। फिर हम बात करते हैं जर्मनी के साथ ऐसा कोई भी UPI एग्रीमेंट हमने अभी तक नहीं करा। सिंगापुर के साथ हमने किया है, ठीक है। सिंगापुर के जो बड़े बड़े क्रूज होते हैं, जो शिप चलते हैं, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि हम वहां पे क्या कर सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश के साथ भी हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3, मतलब ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। आ रहा है समझ में बच्चों। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ये है। ये एक और स्कीम है जो बजट में बार बार बोली गई थी, ठीक है, बार बार इसका मेंशन था बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, इवन आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें भी इसके बारे में बात की थी। स्कीम का नाम क्या है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके अंतर्गत क्या PM सबको फ्री में बिजली दे रहे हैं, नहीं। इसके अंदर PM बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स है वो अपने घर पे सोलर के पैनल्स लगाए और उसमें सरकार उनको क्या देगी, सब्सिडीज देगी।
अब स्टेटमेंट उसी के रिगार्डिंग है। इसमें कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल। सही है, कितने साल तक? 2027 तक हमको क्या लगाने? 1 करोड़ सोलर पैनल्स लगाने घरों के अंदर। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई? राइट हो गई। कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वही इसको क्या करेगी? हैंडल करेगी। स्टेटमेंट 2 भी राइट हो गई। तीसरा क्या कह रहा है? इससे क्या होगी? रोजगार बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है हाँ, इट एम टू क्रिएट मोर देन 3 लाख, या जो मोर देन वर्ड लिखा होता है ना, मोर देन वर्ड, मोर देन, जनरली, वन ऑफ दिस, ये क्या जो ये वर्ड्स होते हैं जनरली राइट्स होते हैं। तो मोर देन 3 लाख स्किल मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर द स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। सही बात है, इतना रोजगार देने की ये बात करते हैं, स्किल मैन पावर को बढ़ाने की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आए। हिस्ट्री से अराउंड 16 क्वेश्चन आए हैं, तो हम उन 16 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।